नमस्कार, मैं विनीता। हमने संस्कृत भाषा पर शुरुआत की थी कि संस्कृत भाषा एक टूटती हुई कड़ी है और इसको बचाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। तो संस्कृत भाषा से जो एक जो दूरी है वो उसका कारण ये है कि उसके संस्कृत विषय पर हम चर्चा नहीं करते और जितना हमारा कोर्स रहता है उसको हम पढ़ने के बाद उसको भूल जाते हैं। तो अगर हम इसको चर्चाओं में लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम इससे परिचित होंगे और जब हम किसी से परिचित होते हैं तो जब हमारा परिचय होता है तो वो चीज़ अच्छी लगने लगती है, व्यक्ति हो या ज्ञान हो। तो संस्कृत को समझने के लिए जब हम 6 क्लास में शुरुआत करते हैं तो उसमें शब्द रूप रहते हैं और धातु रूप रहते हैं। जो इसके मुख्य कुछ बिंदु हैं, जैसे शब्द रूप हम शुरू में पढ़ते हैं, फिर धातु रूप रहते हैं और उसके बाद हम कारक हो गए, कारक हो गया, फिर उसके बाद कर्ता और क्रिया में जब कैसे संबंध होगा तो हम वाक्य रचना होगी। फिर उसके बाद जो है पुरुष, विभक्ति, वचन और लिंग, ये हिंदी से कुछ मिलता हुआ है। और बस इसमें अंतर क्या है कि हिंदी में वचन एक वचन और बहुवचन होते हैं, संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। इसी तरह पुरुष होते हैं कि इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, 3 तरह के पुरुष हैं। लिंग है तो इसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, जबकि हिंदी और इंग्लिश में हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही पढ़ते हैं। तो बस इतना सा एक छोटा सा अंतर है और इसके लिए बहुत सटीक व्याकरण है कि उसमें द्विवचन के लिए भी अलग अलग क्रियाओं का बोध होता है। तो संस्कृत व्याकरण जितनी सटीक व्याकरण आपको कहीं नहीं मिलेगी। और जैसे जब हम संस्कृत में शब्द रूप और धातु रूप पढ़ते हैं तो शब्द रूप कर्ता का प्रतीक है। जैसे आप पढ़ते हैं शब्द रूप में बालक का, तो बालक कर्ता में आ गया। फिर जब आप धातु रूप पढ़ते हैं तो धातु रूप क्रिया से जुड़ा हुआ है। तो जब हम इस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं और जब हम शब्द रूप में आते हैं और धातु रूप में आते हैं तो हमको समझ में आता है कि कारक के जो चिन्ह होते हैं वो कैसे शब्द रूप और धातु रूप के साथ जुड़ जाते हैं। तो हम सबसे पहले तो शब्द रूपों को पढ़ें और उसमें विभक्ति और वचन, इन चीज़ों को समझें। मैं सामान्य रूप से जैसे बताती हूँ कि विभक्तियाँ 7 होती हैं और संबोधन और प्रथमा विभक्ति दोनों एक ही हैं। तो विभक्ति हम 7 कहेंगे और कारक पर जब चर्चा करेंगे तो वचन 3 होते हैं रूप में, विभक्तियाँ 7 और एक संबोधन होता है। और जब आप शब्द रूप और धातु रूप को पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको तो जब आप बालक का रूप पढ़ेंगे तो जैसे बालक में प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति है और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। तो एक वचन हम क्या करते हैं, जैसे बालका, बालको, बालका, हम एक वचन याद करते हैं, 2 वचन और बहुवचन। मैं समझती हूँ अगर आप पूरा एक वचन याद कर लें, रूप को अगर द्विवचन को पूरा याद करें और बहुवचन को, तो ये ज़्यादा सटीक आपके दिमाग में बैठता है। तो सर्वप्रथम तो हम शब्द रूप और धातु रूप को पढ़ें। शुरुआत में तो कक्षा 6 की पुस्तक ही पर्याप्त है। और फिर अभी तो ये चर्चा थी सामान्य सी कि शब्द रूप से कर्ता का बोध होता है, धातु रूप से क्रिया का बोध होता है और कारक चिन्ह हम सब हिंदी में भी पढ़े हुए हैं तो वही है।
कि किस विभक्ति में कौन से कारक चिन्ह आएंगे। तो जब हम रूप को याद करते हैं तो अ, तो हम कारक को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। और फिर उसके बाद ये तो आपके कारक में आ जाएंगे, पुरुष, विभक्ति और रूप में वचन, लिंग, ये सब हम ने कक्षा 6 में देखा है। तो थोड़ा सा जब हम बालक के रूप में आते हैं तो उसमें रहता है कि आकारांत पुल्लिंग। तो आकारांत मतलब आ है अंत में जिसके, जैसे बालक का में जो है आ की मात्रा है, छोटा आ की, ऐसे बालिका में आकारांत हो जाएगा। आप ध्यान देंगे जब, तो बड़ा आ की मात्रा लिखी हुई है। तो इस तरह से हम समझेंगे कि अकारांत पुल्लिंग। और फिर हो जाएगा बालिका, तो आकारांत स्त्रीलिंग। फिर जैसे आप इसी तरह नपुंसक लिंग के रूप चलते हैं। तो जब हम रूप को ध्यान से देखेंगे और धातु रूप को, तो उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे और उसको धीरे धीरे विस्तार देंगे। तो जब हमारा परिचय हो जाएगा संस्कृत के मूल बिंदुओं से, तो फिर कहीं ना कहीं धीरे धीरे मित्रता बढ़ती जाएगी और आसान लगता जाएगा। तो कक्षा 6 की पुस्तक में रूप और धातु रूप दिए हुए हैं। धातु रूप तो इस आपके काल के अंतर्गत आते हैं। तो इसको हम पहले रूप को पहले ध्यान से देखेंगे और इसके बाद जब हम कर्ता और क्रिया के संबंध को स्थापित करेंगे तो समझ में आएगा कि जो रूप हैं, कारक हैं, विभक्ति हैं, वचन है, ये कैसे एक दूसरे से जुड़ के और आप संस्कृत के वाक्यों को समझ सकते हैं। तो आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।